रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 23 मार्च का आज ये हमारा स्पेशल एडिशन है। 23 मार्च के हवाले से इस खुसूसी प्रोग्राम को हमने आपके लिए तरतीब दिया है। 23 मार्च 1940, आज से 77 साल पहले जिस अंदाज में लाहौर के मंटो पार्क में हमने एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को देखा, ताहद्दे निगाह लोग ही लोग थे, जनून था, जोश था और तमाम लोगों का एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और हर तरफ अगर आप देखें तो लोग जिस अंदाज में मुत्तहिद हुए, ना कोई पंजाबी था, ना कोई पठान, ना सिंधी, ना बलोची, ना ही बंगाली, सबका मकसद, सबका नस्बुलैन एक था, अपने वतन का हसूल, अपने लिए एक अलग ज़मीन का हसूल, जहां पर वो आज़ादाना तौर से ज़िंदगी बसर कर सके। और आज वो मुल्क हमारे पास है, 70 साल होने को आए हैं और 1940 के अंदर करारदादे मकासद यानी करारदादे पाकिस्तान या करारदादे लाहौर जिसको आप कहते हैं, वो हमारी सामने आई और कायदे आज़म ने लोगों की राय को और ख्यालात को, उनका रुख जिस अंदाज में उस नस्बुलैन की तरफ फेरा जो कि उससे 10 साल पहले अल्लामा इकबाल जिसके लिए कोशिशें करते रहे, और जिस अंदाज में उस वक्त लोगों ने कुर्बानियाँ देकर बहुत जिद्दोजहद के साथ ये आज़ाद मुमलिकत हासिल की, वो आज हमारे सामने है। इस नेमत को हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 70 साल गुजर जाने के बाद आज अगर हम ये सोचें कि हमने इस मुल्क को क्या दिया है या क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी हैं, कहाँ पर कोई कमियां या कजियां हमसे रह गई हैं, तो शायद बहुत सारे जवाबात हमारे मुंतज़िर होंगे। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ, ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो जिस जगह पे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये एक कंटेनराइज्ड ऑडिटोरियम है। पाकिस्तान एयरफोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया अफेयर्स में ये प्रोग्राम हो रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। इससे पहले इस किस्म का कंटेनर के अंदर एक ऑडिटोरियम और इस बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ होना बहुत ही मुश्किल है या नज़र नहीं आया कभी। और इसमें तमाम डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया अफेयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को भी क्रेडिट जाता है, इंक्लूडिंग देयर डायरेक्टर जिन्होंने खुद अपने हाथों से ये कंटेनर जो है ऑडिटोरियम तैयार किया है। और यहाँ पर हम बताते चलें कि हमारे पास एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, इसमें पायलट्स भी हैं, लेडी ऑफिसर्स भी हमें नज़र आ रही हैं, इंजीनियर्स भी हैं, IT प्रोफेशनल्स भी हैं। तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आपको भी वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 3 बहुत ही रिनाउंड गेस्ट्स हैं, आप इनको अक्सर TV पर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर देखते रहते हैं और आज 23 मार्च के इस खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच। और एयरफोर्स के लिए तो बहुत ही जाना पहचाना नाम है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों को खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। आपसे हम आगाज़ करते हैं। जब भी हम 1940 का जिक्र करते हैं, 23 मार्च का, आज के दिन का, आज से 77 साल पहले, हम देखते हैं कि वहाँ पर जिस अंदाज में लोग मुत्तहिद थे, जिस तरीके से हमें बहुत बड़ी तादाद में हजूम नज़र नहीं आता था, मुल्क नहीं था लेकिन कौम ज़रूर नज़र आती थी। आज भी वही मामला देखते हैं आप मुल्क के साथ? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि वो कौम की में थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि देखिए 23 मार्च 1940 को करारदादे पाकिस्तान किसने पेश की? शेर बंगाल फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक। तो हमने वो जो एक बाजू हमारा कट गया, और वो देखिए कायदे आज़म ने जब करारदाद पास करने के बाद जब अल्लामा इकबाल के मज़ार पे आए तो उन्होंने फरमाया कि आज अगर वो ज़िंदा होते तो बहुत खुश होते। बिल्कुल सही। तो मेरा भी यानी मकसद ये नहीं है कि मैं इस वक्त ये बात करूं, मेरा मतलब है कि आज वो हमारे साथ होते तो मैं और भी खुश होता। तो मैं समझता हूं कि जो रूह रवान थी उसकी ये थी कि एक अरसा दराज से मुसलमान जो है अपने लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, एक घर की तलाश में थे, एक वतन की तलाश में थे, वो जिसको अपना कह सकें। जैसे हम अपना वो कहते हैं, जो छज्जू का चबारा, ना बल्क ना बुखारा, तो वो जो मिल रहा था तो उसकी खुशी, जैसे एक आदमी को अपना घर मिलता है, अपना फ्लैट मिलता है, तो ये वो कैफियत थी। और उसमें मैं समझता हूँ ना सिर्फ पढ़े लिखे लोग,
बल्कि जो अनपढ़, जो जानते भी नहीं थे कि कायद-ए-आज़म क्या फरमा रहे थे, उनका जोश, जज्बा, लगन, वाबस्तगी, वो जो है हम आपको बता ही नहीं सकते। एक इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, इवेंट्स, वॉर्स, क्या सही है क्या गलत है, वो पढ़ें। और एक बात याद रखें कि जुज़ कुल का हिस्सा होता है। अगर हम एक पानी का घूंट पीते हैं तो बाकी पानी जो है वो ग्लास में आप सही कह रहे हैं। और आपने तो जो बात वो की ना कि जो है आपकी हम उम्मीद सारे में आगे के लिए देखना है, बट शहजाद चौधरी साहब, वी हैव कम अ लॉन्ग वे, डेफिनेटली यस, बट साथ ही साथ वो कौमें जो अपनी गलतियों को याद रखती हैं और उनसे लेसन्स भी सीखती हैं, वो हमें एक्सेल करती भी नज़र आती हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर 1940 के तनाजुर में, 23 मार्च के तनाजुर में हम बात करें कि उस वक्त लोगों को के पास मुल्क नहीं था लेकिन कौम ज़रूर नज़र आती थी, अगर आज वहाँ पे कहीं हमसे कोताही हुई है तो उसके रीज़न्स, उसके मुहर्रिकात आपको क्या दिखते हैं? अच्छा, मैं इसको थोड़ा मुख्तलिफ, ये नहीं कि जो एडमिरल साहब ने कहा उसके अंदर कुछ वो सही रिफ्लेक्शन नहीं है, मेरा बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है तारीख़ की, लेकिन उसी तारीख़ का हिस्सा रहते हुए ये पाकिस्तानी कौम 70 साल से किस किस्म के चैलेंज से नबर्द आजमा रही है। मैं ग्लास हाफ फुल देखने का कायल हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को, देखिए, एक ऐसा मुल्क जो कि आउट ऑफ नोवेयर बना और एक सडनली उसके ऊपर एक जिम्मेदारी 14 अगस्त 1947 को आ जाती है कि आज आपसे एक कौम है, आप मुल्क हैं, आपने रियासत हैं, आपने अपना रियासती काम करना है। वहाँ पे क्या हमारे पास था उसके मुकाबले में आज देखिए, मेरी पैदाइश 1950 के बाद की है, पाकिस्तान बनने के बाद की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं 1950 का पाकिस्तान भी देखा है और आज का पाकिस्तान भी जानता हूँ। हमारी अपनी लाइफ के अंदर ये जो बच्चे बैठे हैं, शायद इवन विद इन आवर ओन लाइफ, हमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आता है। पाकिस्तान के दो बहुत बड़े इम्तिहानात मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर गुजरे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 71 का जो पाकिस्तान का टूटना था और मशरक़ी पाकिस्तान का अलहदा हो जाना था, लेकिन उसके बावजूद एक कौम खड़ी हो जाती है और अपने आप को एक नए वल्वले और एक नए जज्बे के साथ खड़ा करती है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है। आम रेजिलियंस को बहुत बदनाम कर दिया गया, पाकिस्तानी रेजिलियंस को, कि लोग अब ये कहते हैं कि रेजिलियंस का नाम मत लो, पाकिस्तानी कौम कब तक रेजिलियंस दिखाती रहेगी इन मुश्किलात के हाथों। लेकिन बाहर सूरत वो रेजिलियंस उस उमंग का इज़हार है जो कि इस मुल्क के लोगों के अंदर है। दूसरा, चैलेंजेस जो कि एक बहुत बड़े पड़ोसी से, इंडिया से, जो आपको पाकिस्तान के ऊपर लागू हुए मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ तरीक़ों से, और अब तो वो 4th and 5th जनरेशन वॉरफेयर की शक्ल में हमारे ऊपर आ रहे हैं। इसी कौम ने खड़े होकर उनका मुकाबला किया। तीसरा, आपको एक और बात बताऊं, पिछले 15-20 साल से जिस तरह से, और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल से, जब से ये अरब स्प्रिंग का जिक्र शुरू हुआ, अरब स्प्रिंग ने किस किस मुल्क को नहीं अपने ऊपर लपेट के ले गई। अरब स्प्रिंग ख़त्म कर दिया। आपको वो अगर अल्जीरिया से स्टार्ट होता है, ट्यूनिस से स्टार्ट होता है, ट्यूनिस से रादर, फिर लीबिया का हाल देख लीजिए, सीरिया और इराक का हाल देख लीजिए। यानी मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा मुश्किल पाकिस्तान पे डाली गई बाय द वॉर ऑन टेरर जो कि हमारे नेबरहुड में स्टार्ट हुई। उसके बावजूद पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ कौम रेजिलिएंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपनी जगह पे कायम है। कोई हमारा निज़ाम ख़राब नहीं हुआ, हमारी अदालतें काम कर रही हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बेशक उतना अच्छा काम नहीं करे जितना करना चाहिए, लेकिन अपनी जगह पे मौजूद है। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारा मुआशरा, हमारी कौम पूरी की पूरी खड़ी है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज़ दैट एबिलिटी, और वी आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव बीन थ्रू। कोई किसी किस्म का, मैं समझता हूँ हर कौम पे चैलेंजेस आते हैं और उस चैलेंजेस का मुकाबला खड़े होकर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, खड़े होकर करना पड़ता है, और हमने किया, और हम पाकिस्तान को 70 साल में वहाँ से लेके आए जहाँ पे हमें मिला था, टू वेयर इट इज टुडे। इट हैज़ टू गो ऑन एंड ऑन, एंड वी हैव दैट एबिलिटी। राइट, इसी नोट पे आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके ब्रिगेडियर साद साहब के सामने भी यही सवाल रखेंगे कि वो किस तरीके से देख रहे हैं आज 70 साल के बाद, और जहाँ की हम बात करें 23 मार्च की, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ का सफ़र जो है इन 77 सालों में, वो जो एक मकसद, एक नस्बुलैन लेकर चले थे, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ब्रिगेडियर साहब से जानेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 92@8 विद सादिया अफसाल स्पेशल एडिशन 23 मार्च के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, सवाल आपके लिए वही छोड़ के गए थे कि आज आप क्या फ़र्क देख रहे हैं। जिस तरीके से अभी बात हो रही थी कि डेफिनेटली चैलेंजेस उस वक्त थे, उस वक्त कुछ और थे कि मुल्क हासिल करना है। आज मुल्क है, लेकिन मुल्क को बचाने के लिए, इसको साजिशों से महफूज रखने के लिए हमने बहुत काम करना है। सबसे पहले मैं तो आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट एज फार एज ऑप्टिमिज्म इज कंसर्न्ड, Okay. सो आई डोंट इवन लुक एट द ग्लास हाफ फुल, कंप्लीट फुल। Complete. आगे में हवा है, वैक्यूम नहीं है। ठीक है। So air is also very essential. Without it you can't live and survive. दूसरी बात यह है कि एक और एयर मार्शल साहब ने बात की थी, उसमें मैं बताऊं कि जो चैलेंजेस उन्होंने बताए थे कि जिस तरह अरब स्प्रिंग की उन्होंने बात की, जो सीरिया का हाल हुआ, जो लिबिया का हुआ, इराक का हुआ, उसमें सिर्फ अगर आप फ़र्क देख रहे हैं दोनों इन ममालिक में और हमारे में, वो हैं आप लोग, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। वो अभी तक इंटैक्ट हैं, प्रोफेशनल हैं और खड़े हैं अपनी जगह पे। जिस वक्त आप लोग नीचे चले जाएंगे, ये मुल्क फिर इन्हीं साजिशों की वजह से नहीं बच सकेगा। सो आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म और अपनी कॉम्पिटेंस लेवल्स और अपने डेडिकेशन टू योर सर्विस, ये बहुत ज़रूरी है। आप खड़े हैं पाकिस्तान के और केओस के दरमियान। ये कौम जो है, ये इसकी वो जो चैलेंजेस जो इसके सामने आए, आप सिर्फ 65 वार को देख लें। मैं देखता स्ट्रेटेजिक प्लान पे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई थी, बहुत बड़ी कोताहियाँ थी स्ट्रेटेजिक प्लान, लेकिन उन कोताहियों को जो आपके लोअर यूनिट लेवल, क्या कहते हैं वो, बटालियन लेवल, इन लोगों ने अपने खून से जो है 10 गुना बड़े दुश्मन को उन्होंने रोका। ये मतलब है कि ये अचीवमेंट है। आपने डेमोक्रेसी को इसी जो है टेररिज्म में और इसी अपहीवल में और केओस जिसको हम नजर आते हैं, आपने इसको देखा है कि डेमोक्रेसी दोबारा परवान चल रही, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है और एस्टैब्लिश हो You see democracy is our future, ठीक है right? जी। And it is said कि वो जितने challenges पाकिस्तान ने फेस किए हैं, उसका आधा भी कोई मुल्क अगर करता तो survive नहीं कर टेररिज्म सकता। में ऐसी टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, आप मुझे दुनिया को कोई मुल्क दिखा दें जो इस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकता है। इतने बड़े challenges के मतलब है कि साथ, आप इस किस्म 5% की पे चल रहे दहशतगर्दी हैं के कि साथ। बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान के हार्ट में हो रहा है। कराची को आप देख रहे हैं, बिल्कुल अर्बन सही। टेररिज्म का था, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी 5% पे और इससे ऊपर इंशाल्लाह अगले 2 साल में चली जाएगी। सवाल से पहले आई थिंक हम ऑडियंस में जाते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर ऑफिसर्स मौजूद हैं। एनीवन आप में से कोई सवाल करना चाहे हमारे पैनलिस्ट से? जी, माइक प्लीज दीजिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम विंग कमांडर फराज। सर जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली फरमाया कि फ्रॉम द ऑनसेट हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लातादाद चैलेंजेस का शिकार रहे हैं। व्हाट इन योर प्रोफेशनल ओपिनियन इज़ द नेक्स्ट प्लॉय दैट इज़ गोइंग टू बी विद अस, जिसको हमने करना है? आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं कर देता हूँ। देखिए, मेरी नज़र में पाकिस्तान के अगले चैलेंजेस हैं पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, उसमें किस हद तक बेहतरी, पुख्तगी, मायार की बेहतरी, ज़्यादा उसके अंदर प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ें लाने की ज़रूरत है हमारे सियासी निज़ाम में। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जब सियासत हमारी अगर सही हो जाती है, तो उससे जितना हमारा निज़ाम, जो कि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी रियासत को चलाने का निज़ाम है, जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी दीमक ज़दा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो ठीक हो गया तो मईशत अपने तौर पे खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। राइट। मैं एक और एक सवाल बात है। ऐड करना चाहूँगा कि हमने नेशन बिल्डिंग नहीं करनी सिर्फ, बल्कि खुद नेशन को हम नहीं पहचान रहे हैं। हमने जो नेशन बिल्डिंग ऑलरेडी हुई थी, हमने उसको डैमेज किया है। और हमने जब तक हमें एक वो खलूस, भाईचारा, यगांगत वो नहीं आएगी, तो ये सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि एक बलोच जो खुजदर में बैठा हुआ है, उसको क्या परवाह है कि इस्लामाबाद का मौसम कितना प्यारा है। सही कह रहे हैं आप जो है ये आप लोगों को, आप उनके महरूमियों को, एक जो थर के रेगिस्तान में बच्चा पढ़ रहा है, वो एचसन कॉलेज के बच्चे के साथ कैसा मुकाबला करेगा? आपका गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आई सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। राइट। डिस्कशन व्यूअर्स हमारी जारी है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि अवैस न्याजी हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं। उन्होंने एयरफोर्स के लिए भी बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे मिली नगमे भी हैं उनको जहमत देंगे। और अभी एक गाना एयरफोर्स के हवाले से जो बहुत मशहूर हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें सुनाएं, और उस गाने के साथ ही एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जोश
में तू है जुनून में तू, हर दिल गरमाते खून में तू, हर जोश में तू है जुनून में तू, हर दिल गरमाते खून में तू। ऐ पाक वतन हम तेरे जवान, हाजिर है दिल हाजिर है जान। ऐ पाक वतन हम तेरे जवान, हाजिर है दिल हाजिर है जान। हम तुझ पे निछावर कर देंगे ये गर्म लहू, ये गर्म लहू। अल्लाह 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 अल्लाह। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 23 मार्च स्पेशल आप देख रहे हैं। 23 मार्च के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, माजी के हवाले भी और आज जो चैलेंजेस हैं उस तनाजुर में भी बात हो रही है। शहजाद चौधरी साहब, एक चीज़, जब हम पाकिस्तान के हसूल की बात करते हैं तो उस वक्त दो कौमी नज़रिया था। बहुत सारे लोग आज हम बैठ के देखते हैं कि हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने नेशनल मीडिया पे डिबेट कर रहे होते हैं इस दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़। और उस वक्त तो कायद-ए-आज़म का 1940 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आई रिमेंबर कि वो मैंने एक अपने शो की तैयारी में वो मेरी नज़र से गुजरा कि कायद-ए-आज़म ने टाइम एंड टाइड, उस वक्त का जो लंदन से अखबार शाया होता था, उसमें बाकायदा ये लिखा कि हिंदुस्तान का मसला जो है वो फ़िरका वाराना नहीं है, बैनुल अक़वामी है, दो कौमों के दरमियान है, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान। आज इस मुल्क में उस बुनियाद को भी गलत कहते हैं लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हर मुल्क में हर किस्म की सोच होती है एंड मैं जैसे कहा करता हूँ कि इस तरह की सोच के लोग पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क के अंदर हमेशा बहुत कम होंगे। ये मुल्क 20 करोड़ लोगों का मुल्क है और उसमें से अगर कोई 100, 150, 200, 300 लोग अगर इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग भी उनके सामने हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच वाले लोग हैं जो कि कौमी सोच रखते हैं। और कौमी सोच का मतलब ये है कि अब तो भारत भी उस चीज़ से हट चुका है कि पाकिस्तान को हमें वापस, कि पाकिस्तान को वापस लेना है या पाकिस्तान अलहदा मुल्क नहीं होना चाहिए। भारत ने भी अब कहा है कि नहीं, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते और भारत अपनी शनाख्त अपने तौर पे जो है कि ये जो सोच हम सुनते हैं इनको किस तरह मुस्तरद आप? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है इसको मुस्तरद करने का, और वो मैं बात वहाँ से बढ़ाऊँगा जहाँ पर एडमिरल साहब ने की कि असल में देखिए जितनी भी वेरिएशंस आती हैं ना, चाहे बलोची के तौर पे सिंधी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अपनी शनाख्त को ज़ाहिर करे या पख्तून शनाख्त को ज़ाहिर करे। असल में ये तो पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसको एक वो अनफॉर्चुनेटली क्लिशेड हो चुका है कि अब ये कि जी गुलदस्ता है और इसमें 4 या 5 या 6 रंग हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ये गुलदस्ता असल में ये सब मिलके ही पाकिस्तान की एक शनाख्त बनती है। हर किस्म की सोच कान में पड़ेगी। यानी ये जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, हमारे बच्चे तो नहीं, ये तो माशाल्लाह जवान पाकिस्तान इनके हाथ में आज जो लोग सामने बैठे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी अपनी सोच नहीं है कि हम 3 आदमी बैठे बात कर रहे हैं, किसी से ये एग्री करेंगे, किसी से डिसएग्री करेंगे। इसलिए पाकिस्तान की कौम पे एतमाद रखना मेरा ख्याल में ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। ये लोग हर किस्म की ज़ुबान रखते हैं, हर किस्म की बात करते हैं, बट एज लॉन्ग एज डेडिकेशन इन लोगों की अपनी जगह पे मौजूद है और आप जैसे लोगों की जो कि इस किस्म की बहसों को लेके लोगों के बीच में जाते हैं, तो घबराने की क्या बात है। बहुत सारे 20 करोड़ लोगों का मुल्क है। We'll take more questions from the audience, I guess. जी, आपका भी है, आप भी सवाल। ओके, we have 3-4 questions I think। पहले माइक इनको दे दीजिए, आपकी तरफ भी आते हैं जी। सर, माय नेम इज़ विंकमटर हसन और सबसे पहले तो मेरी बड़ी खुशी है कि इतने बड़े पैनल के सामने मुझे मौका दिया गया है। सर, जब गुफ्तगू चल रही थी कौमियत की, सर, क्या 1940 में जब पाकिस्तान बना 1947 में ये कौमियत नहीं थी सर? बलोची भी थे, सिंधी भी थे, वो भी थे। तो क्या वजह है कि उस वक़्त की लीडरशिप ने इन सब को साथ लेके चल पड़ी और हम उस लीडरशिप का फुकदान है सर? और क्या वजूहात हैं कि हम उसी वजह से हम इसी मौजू को तलाश कर रहे हैं कि क्या कोताहियाँ थी? लीडरशिप का फुकदान तो आई थिंक ग्लोबली नज़र आता है। अमेरिका में भी ट्रंप आ गया। एक्चुअली लीडरशिप जब उभरती है और आप उसके ऊपर लॉन मोर दोबारा फेर देंगे एक दफ़ा, तो उसको फिर टाइम लगेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर वो निकलेगी। लेकिन मैं इसके साथ एग्री नहीं करता हूँ कि आपके अंदर कोई आप इंटीग्रेशन नहीं है। सिर्फ एक प्रोविंस में प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में, और वो भी इतना गंभीर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। अभी उसको आपने मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है उसका, आपने उसको पॉलिटिकली डील करना है।
मैं जिस इलाके से आता हूँ वो हॉट बेड ऑफ पश्तून नेशनलिज्म है। आई कम फ्रॉम चारसदा, ठीक है जी। मुझे आप चारसदा में एक आदमी दिखा दें जो पाकिस्तान के खिलाफ है, कोई भी नहीं। किसी पश्तून में सेपरेटिज्म नहीं है। उसके वो होंगे राइट्स के ऊपर और रिसोर्सेज के ऊपर, दो भाई आपस में लड़ते रहते हैं, वो कहते हैं जी ये मेरा है, ये मेरा है। सिंध में आप चले जाएं, मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीम हो गया है सिंध भी, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सिंध में भी। तो पाकिस्तान कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त, कोई सेपरेटिज्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, सिवाय बलूचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसको हल करना है हमने। बाकी आप ये ज़ुबानों के ऊपर कभी मत जाएं। क्या यहाँ पर आप जितने अगर 20-25 आदमी बैठे हुए हैं, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग फिक्र है। और ये जो होते हैं ना जो फ्रिंज के ऊपर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो लोग बोलते हैं, इनको बोलने दें, ये तो अच्छी बात है, बोलें। I think ऐसे लोग खुद भी expose कर जाते हैं ना कहीं ना उनको बोलने दें। कहीं। ये कभी भी स्पीच के ऊपर या इसके ऊपर पाबंदी लगाने से मसला हल नहीं होता। Absolutely. आप उसको एंगेज करें विद एजुकेटेड आंसर्स। एक लफ्ज़ कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये तमाम मसाइल हैं, इसका हल अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है, वो सी पैक द ग्लू है जिसकी मैं बात करता हूँ। सी पैक वो जंजीर है जो हमें इकट्ठा रखेगी। अगर हम सी पैक को कामयाब करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं, जो इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो ये पाकिस्तान फिर उसी तरह उभरेगा जिस तरह एक बांस का पौधा जब निकलता है तो ऊपर छापे रखो, गता रखो, वो फाड़ के जमीन को निकल आता है। ठीक है, राइट। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दिस नोट, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ पे ऑडियंस जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं उनके सवालों को डेडिकेट करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग 92@8 विद सादिया अफजाल। आज 23 मार्च स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं, और ये आखिरी सेगमेंट है हमारा, और जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लें। सो वी हैव अ लेडी ऑफिसर है जी, आपका सवाल। Sir, I am Flight Lieutenant Fatma Ali. My question is from AVM Shehzad. Sir, you talked about the कौम की resilience. तो सर कौम की resilience, कौम की यकजहती के लिए कितनी ज़रूरी है, और आप क्या देखते हैं कि वक्त के साथ साथ वो resilience बढ़ रही है या कम हो रही है, और अगर कम हो रही है तो इसका क्या रीज़न है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि कौमी रेजिलियंस हो या कौमी यकजहती हो, इसका ताल्लुक कौमी यकीन से है। अगर तो आपको यकीन है अपने मुस्तकबिल पे, यकीन है अपनी हैसियत पे, कौमी हैसियत पे और अपनी इज्तमाई हैसियत पे, तो फिर तो आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं है, चाहे आप उसको जो भी नाम दे लें। रेजिलियंस क्या होता है? टू बाउंस बैक आफ्टर डिफ़िकल्टी, आफ्टर एडवर्सिटी। तो आप बाउंस बैक करने की कैपेसिटी और एबिलिटी रखते हैं, आपने करके दिखाया दुनिया को, आपको वो हमेशा कायम रहेगी आपके अंदर। वो क्या जज्बा है जो बाउंस बैक कराने को आपको मजबूर करता है, या कैसे बाउंस बैक कर जाते हैं? एडवर्सिटी पे गिरते नहीं हैं, आप गिरे नहीं हैं, आपके स्ट्रक्चर्स मजबूत हैं, आपके कौमी स्ट्रक्चर्स मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। इसके लिए चाहे हम ब्रिटिशर्स को वेल डन बोलें या जिसको भी बोलें, लेकिन ये जब तक इनकी मजबूती अपनी जगह पे कायम है, जब तक आपका यकीन आपके अंदर कायम है, तो मेरे ख्याल में रेजिलियंस भी रहेगी, कौमी यकजहती भी रहेगी, कायम रहेगी। ठीक है, एक और सवाल जी आप। सर, आपके ख्याल में क्या हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसा काम कर रही हैं कि जहाँ पे हम इंटरनेशनली पाकिस्तान आइसोलेट करने की जो साजिश हमारे ख़िलाफ़ हमारा दुश्मन कर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रही है? वेरी गुड क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब। फॉरेन पॉलिसी जो है ना, उसको आप आइसोलेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नहीं है। देखो, नेबरहुड में हर एक लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब नेबर्स के साथ प्रॉब्लम तुर्की के भी हैं, सीरिया के साथ प्रॉब्लम है, ग्रीस के साथ प्रॉब्लम है, आर्मीनिया के साथ प्रॉब्लम है, इजराइल को देख लें, बिल्कुल टोटली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो आइसोलेट तो नहीं हुआ है। तो नेबर अभी हमारा अफगानिस्तान का सब कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं, तो ये उसका है। आपके लोगों का माशी जो उसका सतह है, उसको आप बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपकी उस वक्त इज्जत होगी जब आपको मुआशी तौर पे, मुआशी तौर पे आप बेहतर होंगे। आपकी सारी जापान के क्या पाया, उसके पास कोई टैंक है या उसके पास कोई समुद्री जहाज है बहुत ज्यादा कि वो कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है जापान में। हर एक आदमी चाहता है कि वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, वो करे, उसके पास पैसा है। तो ये आपने अंदर एज कौम की हैसियत है, कौम आपने अपनी मईशत को उठाना है। ठीक है जी, आपका सवाल, फिर मैं उस जाने बात हूँ जी। सर, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन तैमूर है।
मेरा सवाल इंसर्जेंसी और उसकी स्ट्रेटजी जो नेशनल लेवल पे नेशनल एक्शन प्लान में और जो हम डिफेंस फोर्सेस मिल के उसको फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में. 2 रिसोर्सेज हैं मेन जो टेररिस्ट यूज़ करता है या इंसर्जेंट यूज़ करता है. एक वो इंसान है जो इस्तेमाल हो रहा है और एक इसके पीछे वो पैसा है जो इस्तेमाल हो रहा है. उसको इस्तेमाल करने में पॉपुलेशन सेंट्रिक आइसोलेशन, अगर हमने इस इंसान को कम करना है या इस पॉपुलेशन के ऊपर जो कि आसानी से हमारे साजिशियों के साथ मिल के हम पर अटैक करते हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट डायमेंशंस पे, सिविल मिलिट्री कॉरपोरेशन के लिहाज से आपके ख्याल में स्ट्रेटजी में क्या गलती है? वेरी गुड क्वेश्चन. द थिंग इज कि हमने क्या किया, हमने तमाम बोझ आर्म फोर्सेस पे डाल दिया. यानी अगर हमने लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, लोगों का जो माइंड सेट था कि सरकार करेगी, साहब करेगा, जनरल साहब करेंगे, सो वी डिड नॉट इन्वॉल्व देम. उन्होंने अपने आप को एक यानी स्पेयर पुर्जे की तरह अलहदा कर लिया जो कौमी मिसाइल हैं. ये हमने खुद उनको किया, उन्होंने नहीं किया. राइट, बिल्कुल सही बात. अच्छा जी, आपका क्वेश्चन है और जी मैं आ रही हूँ, उस तरफ भी आ रहे हैं. जी इनका सवाल पहले लेंगे. Sir, I am Group Captain Adil, sir. Now I want to know, sir, in your opinion, how can we contribute into this as individuals? What should we do that this thing, which is probably, in my opinion, is going down, can be improved as far as I, as an individual, is concerned? What factors I should address in teaching my kids, in working in my environment? How can I bring back that factor again and improve the level of patriotism in the whole environment, sir? Thanks, sir. Very good question. मेरा ख्याल है कि हर लिहाज से जो वक्त होता है ना, वक्त डिटर्मिन करता है कि आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, और वक्त के ख़िलाफ़ कभी लड़ना नहीं चाहिए. ये हमारा दीन के अंदर भी इस चीज़ का है कि आपको अपने असर के साथ, अपने ज़माने के साथ मोमिन हमेशा बहता हुआ नज़र आता है, साथ चलता हुआ नज़र आता है. So you cannot be held back by what was 70 years back. You should not be held back by what was 40 years back. You need to be, as a father, predictive of what is going to be tomorrow. So I don't want you to take your kids back. If you were to ask me back 40 years, I want you to prepare them for the next 5 years, 10 years, 15 years. यहाँ माइक दीजिएगा प्लीज. As you said about economic growth, that it is very important in the growth of the country. So, sir, how would you, as we all know that Pakistan has a very important position, a geostrategic position in this region. So, how would you look upon this major shift in the foreign policy of Pakistan? We always used to talk about an alternate bloc. Now we are moving towards This that. is from my, I think कि अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अल्लाह ने आपको 71 के बाद एक और मौका दिया है. अगर आप जियोग्राफिकल पोजीशन देखें तो इंडिया इज़ जेटिंग आउट. तो एक आप देखें चाइना का एक बाजू पैसिफिक में है और दूसरा इंडियन ओशन में पहुंच जाएगा. और फिर ये जो है आप देखें मिडल ईस्ट कितना नज़दीक है, अफ्रीका पे जंप अक्रॉस एंड अफ्रीका. और ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये पूरा जो सेंट्रल एशिया है और जो अफ़गानिस्तान है जिसको एशिया का दिल कहा गया है, और ही हु, आपको पुरानी कहावत है, ही हु रूल्स एशिया रूल्स द वर्ल्ड. ये जो अलग बात है कि बाद में अमेरिकन ने कहा कि ही हु रूल्स सी रूल्स द वर्ल्ड. लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को पहचानें. मुझे उर्दू बोलते हुए क्यों शर्म है? मुझे अपनी जो मशाहिर हैं, बड़े लोग हैं, उन पे शर्म क्यों है? मुझे जो है ये अपने जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उनमें बच्चों को तालीम देते हुए क्यों शर्म है? मुझे अपने आका का ग़ुलाम कहते हुए मुझे क्यों शर्म है? मुझे लाइला, मेरे लिए हर काम जो है वो लाइला के ज़ेरे असर है, मुझे इसमें क्यों शर्म है? जब तक आप अपने आप में नहीं आओगे, आपके दिमागों पे 200-250 साल ग़ुलामी है. हम जो है हैलोवीन डे तो मनाते हैं और ईद उल मिलादुल नबी मनाते हुए हमें जो है ख़ास तौर पर इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स को शर्म आती है. आप उससे निकलें आप, तो वो सब ठीक हो जाएगा. राइट, विल टेक अनदर क्वेश्चन. जी सलाम सर, मेरा नाम विंकमण नोमान है और मेरा सवाल ब्रिगेडियर साहब सर आपसे है. बिकॉज ऑफ यूर स्टे इन अफगानिस्तान एंड इन्वॉल्वमेंट इन काबुल, सर आपके ख्याल में माजी में पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वहाँ पे हमसे कौन कौन सी कोताहियाँ हुई हैं कि वहाँ पे इंडिया को इतना स्पेस मिला कि टुडे ही इज़ लॉन्चिंग एन अटैक फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑन अस? अफगान जो हमारी पॉलिसी रही है और शुरू से हमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी उस तरह से. अगर आप सन 47 में देखें, उधर से दिलचस्पी ज़्यादा थी.
बहरहाल 1979 के सोवियत इंटरवेंशन के बाद आपकी अटेंशन जो है वो उधर चली गई। आपसे जो वहाँ पर कोताही हुई है, आपने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी शुरू कर दी। मतलब गुलबदीन अहमद को आपने फेवरेट बनाया, आपने जमीयत इस्लामी जो बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब हेड कर रहे थे उसके साथ बाकी भी थे, तो जो नॉन पश्तून एलिमेंट था उसको आपने इक्वेशन से बाहर कर दिया, उसको वो मेहरबानियाँ नहीं थी जो ये बाकियों पे थी। अच्छा जी, आप प्लीज़ इनको माइक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम विंग कमांडर नसीम। सर मेरा सवाल एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरफ से है कि एज अ मिल्लत हम सब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। एक आम आदमी पाकिस्तान को टूटता हुआ नहीं देख सकता। एक आम पाकिस्तानी अपने मुल्क का प्यार अपने सीने में रखता है, लेकिन एक अफरा तफरी का आलम है। वो खौफज़दा है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये खौफ उसके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि आवाम को ये इत्मीनान दिलाया जाए कि हम एक मिल्लत हैं और ये जो हमारा वतन है ये इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा, इस पे कभी किसी की बुरी नज़र नहीं पड़ सकती इंशाल्लाह। जी शहजाद, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सिंपल सादा जवाब है इसका, टेलीविज़न देखना बंद कर दीजिए। एग्जैक्टली दैट वाज माय आंसर। व्हाट्सएप पे बंद करो। ओके, व्हाट्सएप पे बंद कर दें। टेलीविजन बात बेटे, टेलीविज़न सॉरी सर, टेलीविज़न देखना बंद कर दें और अपने ऊपर यकीन रखें। अपने ऊपर और यकीन का मतलब है कि जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन है तो आपको पता है कि पाकिस्तान और आप उसी ला इलाहा के लिए तो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आपको कौन ख़त्म कर सकता है। जी माइक दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये 23 मार्च के पर्सपेक्टिव में है कि हर साल हम 23 मार्च को इसलिए मनाते हैं कि हम ये स्पिरिट को रिवाइव करते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मीडियम है इस मैसेज को कन्वे करने का या नेक्स्ट जनरेशन को इनकलकेट करने का, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये जो मैसेज और स्पिरिट है ये ट्रू सेंस में इनकलकेट कर सकते हैं या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन, आप जवाब देना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और अच्छा सवाल था ये कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वो हैं, मदारस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो गांव के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और आप ऊपर चले जाएं तो HSN और सेंट एंथनीज जैसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अभी ये वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वो जो मदरसे में उसको पढ़ा रहा है वो कुछ और है, जो उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो कुछ और है, और जो आप A लेवल O लेवल्स वाले जो देख रहे हैं वो कुछ और। तो अगर आपने एक कौम बनना है तो आपने सिलेबस एक करना है। राइट, लास्ट क्वेश्चन आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, सर आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट फारूक। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर हम हिस्ट्री की बात तो यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने ये गलतियाँ की माजी में, क्या हम वो गलतियाँ फ्यूचर में वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हम वो गलतियाँ ना दोहराएं? सिर्फ एक चीज़ करें, इंसाफ, अपना तराजू इक्वल रखें। मेरा बेटा या ये कहना कि मैं मुहिब वतन हूँ और कोई मुहिब वतन नहीं है, ये दिमाग से कीड़ा निकाले। मेरे लिए एक गंडेरी बेचने वाला भी मुहिब उतना ही मुहिब वतन है जितना शहजाद चौधरी है या मैं हूँ या कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया एडमिरल जावेद इकबाल साहब, शहजाद चौधरी साहब, ब्रिगेडियर साद साहब, आप तीनों का प्रोग्राम में, और आप लोगों का भी शुक्रिया। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो हैं वो हमें यहाँ ऑफिसर से, हमारी ऑडियंस में जो मौजूद हैं, यहाँ पर आखिर में डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया अफेयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस स्पेस, और यहाँ पे जितने ऑफिसर्स मुख्तलिफ शोबों से उन्होंने बुलाए हैं उनका भी शुक्रिया। अवैस नियाजी साहब को एक बार फिर से हम जहमत देंगे ताकि प्रोग्राम जो है वो हम क्लोज कर सकें एक नेशनल सॉन्ग के साथ, बट एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पास
इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन